भारतीय स्वाधीनता आंदोलन केवल भारत की स्वाधीनता का आंदोलन नहीं है, बल्कि वो दुनिया में साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी व्यवस्था के अंत का आरंभ भी है। वो एक जो अभिनेत्री हैं, मुझे उनकी बकवास से उतनी परेशानी नहीं हुई। बहुत से लोग बकते रहते हैं, उसका कोई क्या कर सकता है। सन 1912 में एक किताब लिखी गई थी, बंगाल के किन्हीं सज्जन ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने आंकड़े दे के बताया था कि अगले 20 साल में हिंदुस्तान में मुसलमान मेजॉरिटी हो जाएंगे, हिंदू माइनॉरिटी हो जाएंगे। अभी चयनका ने कहा कि जब जब कांग्रेस ने मुझे बुलाया है मैं बोला हूं आकर, उसका एक कारण मैं बता दूं, और वो ये कि कांग्रेस के मंच से भी मैंने कई बार कांग्रेस की कड़ी आलोचना की है और हो सकता है आज भी करूं, लेकिन इसके बावजूद आज तक कभी किसी कांग्रेसी नेता या कार्यकर्ता ने मुझे एंटी नेशनल नहीं कहा है। और इसलिए कांग्रेस संगठन से कई चीज़ों में असहमत होते हुए, कई चीज़ों में उनकी आलोचना करते हुए भी कांग्रेस के लोगों से बात करना एक अच्छा और विचार उत्तेजक अनुभव होता है। और यह अवसर मुझे एक बार फिर से मिला, इसके लिए मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, उसके संयोजक मुकुल जी का और आप सब दोस्तों का आभारी हूँ। मैंने विषय तय किया है हिंद के जवाहर, और आप संभवतः जानते होंगे कि ये फ्रेज गांधी जी की एक छोटी सी चिट्ठी से लिया गया है, बल्कि कहिए गांधी जी के एक रुक्के से। जब 12 या संभवतः 13 जनवरी को गांधी जी ने उस समय दिल्ली में चल रही सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध उपवास आरंभ किया, जो आखिरकार उनका अंतिम उपवास द लास्ट फास्ट साबित हुआ, तो दिल्ली में सांप्रदायिक शांति कायम हुई गांधी जी के प्रभाव के कारण। और यही उनके हत्यारे गॉडसे का असली क्रोध था कि इस आदमी का नैतिक प्रभाव इतना अदम्य है कि इसे रास्ते से हटाने के अलावा और कोई तरीका है नहीं। गांधी जी के नैतिक प्रभाव का वो सामना नहीं कर सकता था, उसकी विचारधारा नहीं कर सकती थी। तो हुआ ये कि गांधी जी का उपवास तो सार्वजनिक था, दुनिया जानती थी। गांधी जी को खबर मिली कि नेहरू जी ने भी पिछले 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया है। वो एक तरह के प्राइवेट उपवास में चले गए, कुछ नहीं खा रहे हैं। तो गांधी जी ने जब अपना उपवास तोड़ा, उसी समय एक रुक्का नेहरू जी को लिख के भेजा, चिरंजीव जवाहर, उपवास छोड़ो, भोजन करो, बहुत बरस जियो, हिंद के जवाहर बने रहो। तो ये जो हिंद के जवाहर, ज्वेल ऑफ इंडिया, ये फ्रेज मैंने वहां से लिया है। मैं अपने विषय पर आने के पहले एक दो बातें जो इस समय चर्चा में हैं और जिनका संकेत दीपा जी के वक्तव्य में भी था, ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस के विचार में ताकत है, और वो ताकत इसलिए है कि कांग्रेस का विचार भारतीय समाज की विविधता, इसकी संस्कृति और इसकी गंभीरता को व्यक्त करता है। लेकिन जैसा कि अभी 2-3 दिन पहले राहुल जी ने कहा, उनके अपने शब्दों में, आई कोट, अवर आइडियोलॉजी हैज बीन ओवरशैडोड। यह भी राहुल जी ने वर्धा में कहा था। और यही चुनौती है कि उस विचार को जो एक तरह से पीछे जाना पड़ा है, उस पर विचार किया जाए, क्यों ऐसा हुआ, और वैचारिक संघर्ष चलाया जाए। जैसा फिर से कहूं कि राहुल जी ने कहा, और मैं पूरी तरह सहमत हूं, कि द मेन बैटल एट द मोमेंट इज आइडियोलॉजिकल बैटल। और ये आइडियोलॉजिकल बैटल कितना सीरियस है, इस बात का बोध किए बिना आप ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। यहां जो बातें कही जाएंगी वो सुनकर आप भी खुश होंगे, मैं भी खुश होऊंगा, और हम सब लोग तालियां बजाएंगे। लेकिन इस खुशी में जो दुखद सच्चाइयां हैं उनको आप ना भूलें। वो एक जो अभिनेत्री हैं, मुझे उनकी बकवास से उतनी परेशानी नहीं हुई। बहुत से लोग बकते रहते हैं, उसका कोई क्या कर सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उस तथाकथित समिट कार्यक्रम में मौजूद पढ़े लिखे, अंग्रेजी दां, समाज के एलीट वर्ग के लोग
उस वक्तव्य पर तालियां बजा रहे थे, मेरे लिए चिंता की बात यह है कि 1947 में भारत को जो आजादी मिली वो तो भीख थी, असली आजादी 2014 में मिली है। इस पर गौर कीजिए कि संचार माध्यमों के उपयोग के जरिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के बारे में इन जनरल, गांधी जी के बारे में और खास करके जवाहरलाल नेहरू के बारे में कितना जहर नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के मन में भरा गया है। और ये होता रहा, ये आज से नहीं शुरू हुआ है, ये नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से नहीं शुरू हुआ है, ये पिछले 50 साल से चल रहा है। और सोशल मीडिया और इंटरनेट आने के बाद से तो उसमें 50 गुनी वृद्धि हुई है। ये सवाल अपने आप से पूछिए कि बतौर पार्टी के आपने क्या किया, और जब आप सरकार में थे तब आपने क्या किया, और जहां आप अभी भी सरकार में वहां आप क्या कर रहे हैं। ये सवाल अपने आप से पूछिए। क्यों कर ऐसा हुआ? क्यों कर ऐसा हुआ कि नेहरू के बारे में ये बेहुदा वाक्य, चाहे मुस्लिम बाय कल्चर, इंग्लिशमैन बाय एजुकेशन, हिंदू बाय एक्सीडेंट, ये वाक्य चलता रहा, अनौपचारिक बातचीतों में चलता रहा, लोग भाषणों में कहते रहे, सोशल मीडिया पर चलता रहा। Was there a serious resistance to this nonsense from Congress? Let us face this. और इसको फेस करने के लिए जरूरी है दोस्तों कि आप इस बात पर विचार करें कि जिसको महात्मा गांधी हिंद के जवाहर कहते हैं, उस व्यक्ति से कुछ लोगों की लगभग मनोरोग की हद तक पहुंची हुई नफरत का कारण क्या है? मनोविकार की हद तक वो नफरत क्यों पहुंची है? उसका कोई कारण होना चाहिए। इनमें से किसी का कोई व्यक्तिगत नुकसान नेहरू ने नहीं किया था, जो आज नेहरू से इतनी नफरत करते हैं। मेरे जैसे बहुत से लोगों ने तो नेहरू को प्रत्यक्ष देखा भी नहीं है। मेरा जन्म सन 55 में हुआ, नेहरू जी का निधन सन 64 में। मुझे यह सौभाग्य नहीं मिला कि मैं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देख सकूं। और उसके बाद के लोग इतनी गहरी नफरत क्यों है नेहरू के प्रति? आज भी आप देखें सोशल मीडिया पर ठरकी दिवस ट्रेंड कर रहा है। 2 अक्टूबर को भी इसी तरह का नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करते हुए हजारों लोग ट्वीट कर रहे थे। गांधी और नेहरू से इतनी नफरत का कोई कारण होना चाहिए, और उस कारण को समझना कांग्रेस जनों के लिए जरूरी है। और वो कारण यह है दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू भारतीय सामाजिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक दिशा में मोड़ना चाहते थे, और वो ये जानते थे कि लोकतंत्र का अर्थ केवल फॉर्मल डेमोक्रेसी नहीं होता, और लोकतंत्र का मतलब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी नहीं होता। जवाहरलाल नेहरू इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि इकोनॉमिक्स इज एट द कोर ऑफ पॉलिटिक्स। असली मुद्दे खास करके भारत जैसे समाज में आर्थिक विषमता, सामाजिक अन्याय, जो यहां वर्ग के साथ साथ जाति की संरचना के कारण और भी जटिल हो जाता है, अन्याय का मसला, इन सब से निपटे बिना, इन सबको ठीक किए बिना भारत को एक मजबूत देश नहीं बनाया जा सकता। और जाहिर है कि ऐसे परिवर्तन अगर होंगे तो वो जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उनके खिलाफ जाएंगे। किसान को अगर जमीन मिलनी है तो जमींदार की जमीन उसके हाथ से जाएगी, चाहे वो सरकारी कार्यक्रम के जरिए जाए, चाहे वो भूदान के जरिए जाए। अगर लोगों को जरूरी चीजें मिलनी है तो टैक्स लगेंगे, और जो ज्यादा कमाता होगा उस पर ज्यादा टैक्स लगेंगे। तो जो प्रिविलेज्ड क्लास है, अगर महिलाओं का सशक्तिकरण होना है तो जाहिर है कि पुरुषों की जो दादागिरी है उसमें कुछ कटौती होगी। अगर दलितों और आदिवासियों और पिछड़ों को सामाजिक आर्थिक संरचना में कुछ हिस्सा मिलना है तो जाहिर है कि वो हिस्सा उनकी कीमत पर मिलेगा जिन्होंने अपनी जन्मजात अस्मिता के आधार पर इन संसाधनों पर एकाधिकार सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से बना रखा है, तभी मिलेगा। और इसकी दिशा में जाने वाली राजनीति को ऐसे लोग अगर नफरत के काबिल नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे?
नेहरू इस बात को भी जानते थे कि सांप्रदायिकता बुनियादी तौर से डर पर आधारित होती है। यह संयोग नहीं है कि जिस तरह की डरावनी बातें करके हिंदू सांप्रदायिकता अपना काम आज चलाती है, वो पिछले 100 साल से की जा रही है। सन 1912 में एक किताब लिखी गई थी, बंगाल के किन्हीं सज्जन ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने आंकड़े देके बताया था कि अगले 20 साल में हिंदुस्तान में मुसलमान मेजॉरिटी हो जाएंगे, हिंदू माइनॉरिटी हो जाएंगे। आज इस बात को 20 से 6 गुना ज्यादा साल हो चुके हैं संभवतः, या कम से कम 5 गुना। और हिंदुस्तान, आज के हिंदुस्तान को तो छोड़ दीजिए, अभी के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी अभी भी बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिलाकर भी मुसलमान माइनॉरिटी ही है, मेजॉरिटी नहीं हुए। लेकिन ये डर लगातार बैठाया जाता है। तभी आप ये स्थिति क्रिएट कर सकते हैं कि बहुसंख्यक समाज को यह लगने लगे कि उसका धर्म, उसकी संस्कृति, उसकी अस्मिता, उसकी परंपरा खतरे में। और इसके पीछे कुछ लोग, बहुत से लोग कहते हैं, अभी ये जो अभी हुआ है इस पर लोग कहने लगे पागलपन है साहब, पागलपन है साहब। जब भी कोई इस तरह की बातों को पागलपन कहता है, मुझे शेक्सपियर का एक टुकड़ा याद आता है, देयर इज ऑलवेज अ मेथड इन मैडनेस। ये पागलपन खामखा का पागलपन नहीं है। ये पागलपन इसलिए नहीं है कि आपने कुछ ज्यादा खा लिया, पेट खराब हो गया तो बकने लगे। ये सोचा समझा पागलपन है। इसका प्रचार सोच समझ के किया जाता है और इसका प्रतिवाद आप कैसे करते हैं, कितना आपने किया, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं आपकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता। ये आपको स्वयं सोचना है कि आज इस तरह के आयोजनों की जरूरत हम महसूस कर रहे हैं और बहुत नेक बात है कि कर रहे हैं। लेकिन ये कैसे हुआ कि विचार की इतनी उपेक्षा कांग्रेस में होती रही, सारा फोकस आपका गवर्नेंस पर हो गया। आइडियोलॉजिकल बैटल वाज ईदर इग्नोर्ड और इट वाज थॉट इट हैज बीन वन। ऐसा नहीं था। जिस समय भाजपा की केवल 2 सीटें थी लोकसभा में, तब भी आरएसएस का संगठन जमीन पर सक्रिय था और वो अपना काम कर रहे थे। जब गांधी जी जवाहरलाल को हिंद के जवाहर कह रहे हैं, ये एक बहुत जबरदस्त प्रचार किया गया है, लगातार किया जाता है कि गांधी जी तो बहुत, और ऐसा बहुत सारे लोकतांत्रिक लोग भी कहते हैं कि गांधी जी की सोच तो बहुत सही थी, जवाहरलाल गड़बड़ थे। गांधी जी तो भारतीय परंपरा में रूटेड थे, जवाहरलाल जो है वो एकदम पश्चिमी रंग ढंग में रंगे हुए आदमी थे और वो भारत को समझते ही नहीं थे। असल में क्या होता है कि कुछ लोगों को सारा ज्ञान मां के पेट से मिल जाता है और ऐसे ही लोगों को यह खुशफहमी हो जाती है कि वो बिना हाथ पैर हिलाए विश्व गुरु बन सकते हैं। मेरे जैसे या जवाहरलाल जी जैसे साधारण मनुष्य सीखते हैं और जीवन भर सीखते हैं। भाई दबे गांधी जी जब नोआखली में थे तब बांग्ला सीख रहे थे और उनकी उम्र उस समय 80 के आसपास पहुंच चुकी थी और वो बांग्ला सीख रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि सीख ही लेंगे और सीख गए थे थोड़ी बहुत। तो जवाहरलाल जी तो जानते थे इस बात को। उन्होंने 1921-22 में ही लिखा था कि इस मुल्क का साधारण किसान अहिंसा की महिमा समझता है। हम जैसे जो वेस्टर्न एजुकेटेड लोग हैं वो अहिंसा की महिमा नहीं समझते। जवाहरलाल इस बात के प्रति सचेत थे और इस सचेतनता के साथ उन्होंने भारत को खोजने की कोशिश की और सन 45 में लिखी गई जो किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मुकुल जी बंबई में भी थे मेरे कार्यक्रम में और मैंने वहां भी निवेदन किया था, यहां भी निवेदन करूंगा कि हर कांग्रेसी कार्यकर्ता के लिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया मस्ट बी अ कंपल्सरी रीडिंग। और रीडिंग के सिलसिले में निवेदन करूं, याद आया मुझे जवाहरलाल जी के साथ मेरा संवाद, उन्हें समझने की मेरी कोशिश आज धीरे धीरे 18 साल हो गए। जहां तक मुझे याद पड़ता है मैंने जवाहरलाल जी पर अपना पहला लेख जनसत्ता में सन 2003 में लिखा था और उसके बाद ये प्रक्रिया चलती रही और आज मैं कह सकता हूं कि थोड़ा बहुत मैं जवाहरलाल के लेखन, चिंतन, उनकी सीमाएं, उनकी ताकत
सबको थोड़ा बहुत समझता हूं। और इस प्रक्रिया में मैंने सबसे बड़ी जो बात महसूस की वो ये कि दक्षिणपंथी ताकतों को और चीजों में कामयाबी मिली हो या ना मिली हो, लेकिन इसमें कामयाबी मिली है कि लोग ये मानने लगे हैं कि जवाहरलाल जी बहुत बढ़िया आदमी रहे भी हों, बहुत अच्छे इंसान थे, सब था, लेकिन ही वॉज नॉट रूटेड इन इंडियन कल्चर एंड ही वॉज पॉजिटिवली होस्टाइल टू हिंदुइज्म. If not hostile, he was indifferent and he was not rooted in Indian culture. जवाहरलाल जी के लेखन से गुजरते हुए मुझे इस प्रचार की सफलता पर ताज्जुब होता रहा और दो टूक कहूं तो संघ की सफलता पर ईर्ष्या होती रही और इस सिलसिले में कांग्रेस की विफलता पर गुस्सा आता रहा, क्योंकि इससे अधिक मूर्खतापूर्ण बात दूसरी हो नहीं सकती. और इस बात को दूर करने के लिए, इस बात से लड़ने के लिए मैंने अपना एक छोटा सा योगदान किया. और यहां योगदान के बारे में बताऊं इसके पहले एक फुटनोट. रामकथा आप सब जानते हैं और मेरी रामकथा में रामचंद्र जी ने रावण के पास भरत को नहीं लक्ष्मण को ही भेजा था. तो रामकथा आप सब जानते हैं, वाल्मीकि के रामायण में नहीं लेकिन एक अन्य रामायण में एक बहुत रोचक प्रसंग आता है कि जब भगवान राम सेतु बना रहे हैं समुद्र पर और सारे बानर भालू सब उनके सैनिक योद्धा सेनापति लगे हुए हैं, तो राम देखते हैं कि गिलहरी है, वो रेत में लोट लगाती है, फिर जाकर के उन पत्थरों पर लोट लगाती है, उसके बाद फिर आती है और रेत में लोट लगाती है, फिर जाती है पत्थरों पर लोट लगाती है. तो रामचंद्र जी को ताज्जुब हुआ कि ये क्या कर रही है. तो उन्होंने उसे उठाया, हथेली पर रखा और पूछा कि भैया तुम क्या कर रही हो. तो गिलहरी ने कहा कि देखिए प्रभु, आप अन्याय के विरुद्ध लड़ने जा रहे हैं, आपके पास बड़े भारी योद्धा हैं, हनुमान हैं, जामवंत हैं, आपके पास बड़े बड़े इंजीनियर हैं, नल हैं, नील हैं, मेरी तो कोई औकात है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक धर्म के काम में, एक नेक काम में मुझे कुछ योगदान करना चाहिए. तो अपने इस छोटे से शरीर पर जितनी रेत में ले जा सकती हूं, ले जाकर के मैं पुल में डालती हूं और इसी में अपना जीवन सफल समझती. नेहरू का महत्व और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का महत्व ये हम सबको समझना चाहिए, खास करके नौजवानों को समझना चाहिए. ये काम वैसे तो कांग्रेस जैसी पार्टी का है, बड़ी बड़ी संस्थाओं का है, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों का है, लेकिन मुझे लगा एक गिलहरी जैसा छोटा सा योगदान मैं भी कर सकता हूं. और उस योगदान का नतीजा बाहर रखा हुआ है. आप चाहें तो खरीदें और चाहें तो पढ़ें, ना चाहें तो ना करें, आपकी मर्जी. वो किताब मेरी रखी हुई है बाहर, हु इज भारत माता, और हिंदी में कौन है भारत माता, जो इस बात पर फोकस करती है कि भारत के इतिहास, संस्कृति, धर्म और सामाजिक संरचना के बारे में नेहरू की समझ कितनी गहरी और कितनी प्रामाणिक थी. आप लोग अगर पढ़ेंगे उसको तो मुझे यकीन है कि बहुत सारे व्हाट्सएप प्रचारों का जवाब देने का सामर्थ्य आपको प्राप्त हो जाएगा. मैं अब लौटूं अब अपनी बात पर जो मैं कह रहा था. जवाहरलाल नेहरू जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक तरह से उनका पूरा जीवन डिस्कवरी ऑफ इंडिया है और सिस्टमैटिकली लिखी गई किताबों के रूप में देखें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया उनकी अंतिम पुस्तक है. 1945 के बाद उन्होंने लेख लिखे, मुख्यमंत्रियों को चिट्ठियां लिखी, उस तरह कोई व्यवस्थित पुस्तक नहीं लिखी जैसी डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, क्योंकि समय नहीं था उसके बाद उनके पास. महत्वपूर्ण यह है, और यह लेख भी मैंने उस पुस्तक में संकलित किया है, कि नेहरू की खोज के महत्व को महात्मा गांधी से बेहतर संभवतः कोई नहीं समझता था. इसीलिए वो नेहरू को हिंद के जवाहर कह रहे थे. सन 42 में बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई. सवाल यह था कि अब युद्ध आरंभ हो गया है और अंग्रेजी सरकार तो कांग्रेस की मांगे मानने से इनकार कर चुकी है, किसी तरह का आश्वासन देने से इनकार कर चुकी है. कांग्रेस की या किसी भी भारतीय राजनीतिक ओपिनियन के हिस्से की परवाह किए बिना भारत को युद्ध में पार्टी डिक्लेयर कर चुकी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में. अब ऐसे में कांग्रेस को क्या करना है? तो जाहिर है कि आंदोलन करना है. तो आंदोलन पूरी तरह अहिंसक होगा या अहिंसा पर उतना ज्यादा बल नहीं होगा, यह बहस का मुख्य मुद्दा था.
और इसमें जाहिर है कि जवाहरलाल जी ने कुछ कड़ी बातें कही, और वो बातें जैसा होता है कुछ नमक मिर्च लगा करके गांधी जी तक पहुंचाई गई कि साहब जवाहरलाल जी ने तो आपकी बड़ी आलोचना की, राजगोपालाचारी की बड़ी आलोचना की, वगैरह वगैरह। वर्धा में एआईसीसी का सेशन हुआ और उस बारदोली में गांधी जी नहीं थे। एआईसीसी के सेशन को गांधी जी ने एड्रेस किया और उस लंबे भाषण के महत्वपूर्ण हिस्से मैंने अपनी इस किताब में संकलित किए। उसी में गांधी जी ने वो मार्मिक वाक्य कहा था कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि मेरे बाद राजाजी नहीं, पटेल नहीं, राजेंद्र प्रसाद नहीं, जवाहरलाल नेहरू ही मेरा वारिस होगा। उसी भाषण में कहा था गांधी जी, इस बात की पूरी सजगता के साथ कि नेहरू उनसे हर बात पर सहमत नहीं है। नेहरू और गांधी के बीच 1927 में डोमिनियन स्टेटस वर्सेस इंडिपेंडेंस को लेकर बहस हो चुकी थी। 1936-37 में सोशलिज्म पर कितना बल दें, कितना बल ना दें, इस पर बहस हो चुकी थी। बिहार के भूकंप के बारे में गांधी जी के बयान को नेहरू बहुत चिंताजनक और निराशाजनक बता चुके थे। ये सारी बहसें हो चुकी थी, सारे विवाद हो चुके थे और सब विवाद पब्लिक में थे। और उन सब इनमें से उस समय तक हुए विवादों का जिक्र नेहरू जी ने बड़े खुलेपन से अपनी आत्मकथा में किया है, जो संभवतः 35-36 में छपी थी। और यहां ध्यान दें मित्रों, और ये कांग्रेस की वो परंपरा है जिससे मुझे संतोष होता है और गर्व महसूस होता है, और मैं कांग्रेस के मंच पर बेधड़क आता हूं। नेहरू ने अपनी उस आत्मकथा का ड्राफ्ट महात्मा गांधी को भेजा कि अगर इसमें आप कुछ कहें तो मैं हटा दूं कुछ हिस्से, अगर आपको बुरा लगे तो, या कोई ऐसी बात लगे। गांधी जी ने उत्तर दिया, एक भी शब्द बदलने की जरूरत नहीं है, जैसी लिखी है वैसी ही तुम्हारी आत्मकथा छपनी चाहिए। तो खैर, सन 42 में गांधी जी ने जब ये कहा कि राजाजी नहीं, पटेल नहीं, राजेंद्र प्रसाद नहीं, कोई नहीं, नेहरू ही, जवाहर ही मेरा वारिस होगा। मित्रों, और उसी भाषण में गांधी जी का ये वाक्य है कि वो मेरी जकड़ में जब से आया है निकलने के लिए छटपटाता है, लेकिन निकल नहीं पाता, निकल भी नहीं पाएगा। ये कहा गांधी जी ने जैसे एक बुजुर्ग अपने प्रिय बच्चे के बारे में कहता है या अध्यापक अपने प्रिय छात्र के बारे में कहता है कि बहुत छटपटाता है जवाहर मेरी जगह से बाहर निकलने के लिए, निकल नहीं पाता और निकल भी नहीं पाएगा। और मुझे यकीन है कि मेरे जाने के बाद जवाहरलाल मेरी जुबान बोलेगा। गांधी ये कह सके क्योंकि वो जानते थे कि जवाहरलाल के पास उनकी अपनी जुबान भी है। गांधी जी को ऐसा अनुयायी नहीं चाहिए था जो अंधा होकर के उनके पीछे चलने लगे। गांधी जी को ऐसे सहयोगियों की तलाश थी, आप उन्हें शिष्य कहें, कॉमरेड कहें, कलीग कहें, जो जरूरत पड़ने पर गांधी जी से बहस कर सके। और ये ध्यान रखिएगा कि जिन जिन लोगों को इतिहासकार गांधी जी की अत्यंत निकट मानते हैं, चाहे वो जवाहरलाल जी हों, चाहे वो सरदार पटेल हों, चाहे राजगोपालाचारी हों, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कभी ना कभी गांधी जी के प्रति अपने मतभेदों को पब्लिकली एक्सप्रेस नहीं किया। दिस वॉज द कल्चर ऑफ डेमोक्रेटिक डिबेट एंड डायलॉग। और इस सब चेतना के साथ गांधी जवाहरलाल को अपना स्वाभाविक वारिस मानते हैं, कहते हैं, और उसका कारण है। और कारण यह है मित्रों कि गांधी तब तक इस बात को समझ चुके थे कि इस बात को जवाहरलाल से बेहतर कोई नहीं समझता और रोजमर्रा की पॉलिटिक्स में उनसे बेहतर कोई आर्टिकुलेट नहीं कर सकता कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन केवल भारत की स्वाधीनता का आंदोलन नहीं है, बल्कि वो दुनिया में साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी व्यवस्था के अंत का आरंभ भी है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन कुछ लोगों को भीख लगता है, कुछ लोगों को दंड फंद और चालबाजी लगता है, लेकिन दुबोई जैसे अमेरिका के अश्वेत नेता हों, मार्टिन लूथर किंग हों, ली कुआन यू हों सिंगापुर के, वो उस आंदोलन को इस रूप में देखते हैं कि इसके साथ इंपीरियलिज्म के खात्मे की शुरुआत होती है। दुबोई ने तो भारतीय स्वाधीनता को इंग्लैंड में प्रजातंत्र की स्थापना, फ्रांस की राज्य क्रांति और सोवियत क्रांति से भी अधिक महत्वपूर्ण घटना बताया है। और उसका कारण यह है कि इतने बड़े देश का स्वाधीनता संग्राम ब्रॉडली स्पीकिंग पॉपुलर मूवमेंट के जरिए, ब्रॉडली स्पीकिंग अहिंसा के जरिए चले, और जो साम्राज्यवादी ताकत है उसके साथ भी आपके संबंध
डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल्स पर बने रहें, ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं थी। और गांधी इस बात को जानते थे कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का ये जो अंतरराष्ट्रीय पहलू है, इसको नेहरू से बेहतर कोई डे टू डे पॉलिटिक्स में आर्टिकुलेट नहीं कर सकता। और वो ये भी जानते थे कि नेहरू धर्म के प्रचलित रूपों के प्रति कितने भी उदासीन हो, लेकिन वो एक गहरे अर्थ में धर्म के एथिक्स वाले रूप से गहरे में जुड़े हुए हैं, बहुत गहरे में नैतिक व्यक्ति। गांधी ये भी जानते थे। इसलिए ये बहुत स्वाभाविक था कि गांधी को नेहरू हिंद के जवाहर लगते थे। पटेल के साथ नेहरू के मतभेदों की बहुत बात की जाती है, बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है कि पटेल होते प्रधानमंत्री तो बेहतर होता, और पटेल को तो बनाना चाहिए था, नेहरू तो बहुत गड़बड़ प्रधानमंत्री थे। कई बार क्या होता है दोस्तों कि कुछ ज्ञानी जो होते हैं वो दूसरों के बारे में उस दूसरे से भी ज्यादा जानते हैं। यानी आजकल ऐसे लोग हैं जो पटेल का मन पटेल से बेहतर जानते हैं। वो ये भूल जाते हैं और हम उन्हें बता नहीं पाते लोगों को कि बाद में ही नहीं 1936 में बहस इस बात पर थी कि सन 35 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत सरकारें बनाई जाएं या ना बनाई जाएं। जवाहरलाल नेहरू सरकारें बनाने के खिलाफ थे, कांग्रेस के अधिकांश नेता पक्ष में थे। सारी बहस हुई, बहुमत से फैसला हुआ कि बननी चाहिए सरकारें, कांग्रेस को चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए जो लिमिटेड फ्रेंचाइज पर आधारित था। और फिर जवाहरलाल नेहरू प्रचार करने वालों में अव्वल नंबर पे थे। वो सबसे उत्साही प्रचारक थे और सबसे पॉपुलर प्रचारक तो थे ही। और उस प्रसंग में पटेल ने लिखा, और ये 1936 को गांधी जी को लिखा, लगभग व्यक्तिगत रूप से बिना जैसे किसी को बताए। जून 1936 में पटेल ने गांधी जी को लिखा कि जवाहर की प्रशंसा के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं। He has burnt his candle on both the ends। अंग्रेजी मुहावरे में अर्थ ये कि इस आदमी ने पार्टी के लिए मेहनत करने में अपनी सेहत की, अपने परिवार की, अपने व्यक्तिगत सुख दुख की कोई परवाह नहीं की है। दिन रात एक करके पार्टी के लिए काम किया है। दिस वाज सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू इन 1936। उसके बाद सन 49 में सरदार पटेल ने जवाहरलाल नेहरू के लिए कहा, ही इज द लीडर ऑफ अवर लीजियंस। लीजियंस रोमन सेना की सर्वश्रेष्ठ टुकड़ियों को कहा जाता था। भाई साहब, सरदार पटेल, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे नेहरू बहुत अंग्रेज ना थे और सरदार पटेल गुजरात के किसी देहात के स्कूल में पढ़े थे। ऐसा नहीं है। सरदार पटेल भी बहुत अच्छी अंग्रेजी जानते थे, इंग्लैंड पढ़ के आए थे, पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के पहले बेहद सफल वकील थे और रोज शाम को क्लब जाते थे, ब्रिज खेलते थे। गांधी जी के चक्कर में उनकी वो सब साहबी आदतें छूट गई, जैसे बहुत सारे लोगों की छूट गई। तो सरदार पटेल अंग्रेजी बहुत अच्छी जानते थे, बोलने में दिक्कत होती थी उन्हें, लेकिन लिखते बहुत अच्छी थे। तो उन्होंने लिखा कि लीडर ऑफ अवर लीजियंस। और फिर सबसे महत्वपूर्ण ये, गांधी जी के निधन के बाद जब पूर्वी बंगाल में हिंदुओं पर और प्रतिक्रिया में पश्चिमी बंगाल में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे थे, सांप्रदायिकता अपना भयानक रूप फिर से अख्तियार कर रही थी, तो जवाहरलाल को लगा कि मुझे भी गांधी जी की तरह दिल्ली छोड़कर के वहीं चले जाना चाहिए और लोगों के बीच में काम करना चाहिए। उन्होंने अपनी इस इच्छा का इजहार पटेल को लिखी एक चिट्ठी में किया कि आप यहाँ देख ही लेंगे, पटेल उप प्रधानमंत्री थे, आप यहाँ देख ही लेंगे, मेरा मन नहीं मानता यहाँ दिल्ली में रहने को, मैं बंगाल जाना चाहता हूँ, मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री पद से, मेरा मन नहीं मानता। सरदार पटेल ने वापस लिखा कि ऐसा कुछ नहीं है, आपके इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं है, आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता, आपको जो कुछ करना है वो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ही करना होगा। और जब नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ, उसके बाद सरदार पटेल ने कमेंट किया, और ये बहुत मार्मिक कमेंट है, कि हमारे नेता महात्मा गांधी ने तय किया था कि नेहरू हम सबका नेतृत्व करें, और इतिहास ने साबित कर दिया है कि महात्मा गांधी का फैसला एकदम सही था।
जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके मन को जानने का दावा आजकल कुछ लोग करते हैं कि वो सरदार पटेल से भी ज्यादा सरदार पटेल है। होता है ना, अंग्रेजी में कहते हैं मोर लॉयल देन द किंग। सो देयर आर सम पीपल हु आर मोर पटेल देन पटेल, जस्ट बिकॉज ऑफ द कोइंसिडेंस दैट पटेल वाज फ्रॉम गुजरात। इसके अलावा और कोई समानता नहीं है। वो लौह पुरुष दूसरे लौह पुरुष, लोहे के पुतले बनाने से कोई लौह पुरुष नहीं हो जाता है। यार जो भी बात कर रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं और अय्यर साहब यहां आपके मनोरंजन के लिए नहीं आए हैं। और अगर वो बातचीत ज्यादा जरूरी है तो कृपया बाहर चले जाएं, मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होता है इस तरह की हरकतों से। खैर दोस्तों, 2 बार मैंने टेम्पर लूज किया, इसके लिए माफी चाहता हूं। अपने पूरे भाषण में हो सकता है 1-2 बार आप में से कुछ की भावनाएं भी आहत की हों, उसके लिए 2 बार माफी चाहता हूं। लेकिन यह सही है कि हिंद के जवाहर जिनको कहा जाता है या कहा महात्मा गांधी ने, और एक बात का और ध्यान रखिएगा, ये चीजें हमको जानने और समझने की जरूरत है, खासकर नौजवानों को। महात्मा गांधी शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करते थे। महात्मा गांधी के बारे में एक छवि बन गई है जिसके बनाने में उनका अपना भी कम योगदान नहीं है, कि वो बस चरखा चलाते थे और आंदोलन करते थे, पढ़ने लिखने से ज्यादा वास्ता नहीं रखते थे। कृपया इस बात को दिमाग से निकाल दें। महात्मा गांधी प्रोफेसरों की तरह उद्धरण नहीं देते थे, लेकिन बेहद पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उस जमाने के सभी नेता पढ़े लिखे थे और महात्मा गांधी अंग्रेजी और फ्रेंच ही नहीं, लैटिन और ग्रीक भी पढ़ते थे। और इसलिए वो अपने एक एक शब्द का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करते थे। महात्मा गांधी के कलेक्टेड वर्क के 100 वॉल्यूम्स, जिनमें उनकी निजी चिट्ठियों से लेकर के महत्वपूर्ण लेख और भाषण तक संकलित हैं, आप देख लें, एक भी शब्द का फालतू उपयोग महात्मा गांधी के लेखन में आपको नहीं मिलेगा। मैं थोड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो पूरे के पूरे 100 वॉल्यूम मैंने चूंकि उलट पलट कर तो देखे ही है, इसलिए मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं। और इसलिए महात्मा गांधी द्वारा जवाहरलाल नेहरू को हिंद के जवाहर कहा जाना मायने रखता है। और कांग्रेस जनों की यह जिम्मेदारी है कि इस मायने को आज की तारीख में नए सिरे से रेखांकित करें, नए सिरे से मायना दें, क्योंकि ये बात केवल नेहरू के सम्मान को बचाने की नहीं है, ये इस देश के भविष्य को बचाने की। भारत एक देश के तौर पर, एक समाज के तौर पर इंक्लूसिव हुए बिना, डायवर्सिटी को आधार बनाए बिना, जैसा संविधान में कहा गया है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, उसको एंश्योर किए बिना भारत भारत नहीं रहेगा दोस्तों। वो एक दुस्वप्न में बदल जाएगा, एक यूटोपिया में बदल जाएगा। और इसलिए हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि इस विरासत को सहेज कर रखें। ऐसा नहीं है कि नेहरू आलोचना के परे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ये करने लगे कि साहब उन्होंने ऐसा किया। स्थितियों को देखिए, वोट निरपेक्षता आज एग्जैक्टली उस तरह नहीं हो सकती जैसे उस समय थी, क्योंकि अब दुनिया में 2 ताकतें नहीं रही, तो वोट निरपेक्षता वैसे कैसे होगी जैसे उस समय हो सकती थी। लेकिन वो दिशा सही है या नहीं, उस दिशा को आज आप कैसे आर्टिकुलेट करेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी, बहुत खिल्ली उड़ाई गई नेहरू की मिक्स्ड इकोनॉमी की, उनके समाजवाद को पसंद करने की। आज फुकुयामा जैसे सज्जन जो अभी 20 साल पहले एंड ऑफ हिस्ट्री की घोषणा कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बिना तो दुनिया नहीं चल सकती। और अगर समाजवाद का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, ये फुकुयामा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कि अगर समाजवाद का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है तो समाजवाद को वापस आना ही चाहिए, वो आकर ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। ये वो व्यक्ति है फुकुयामा, प्रोफेसर फ्रांसिस फुकुयामा, जो 1990-91 में अमेरिकन किस्म के लिबरल कैपिटलिज्म को इतिहास का अंत घोषित कर चुके थे। हमें नेहरू की विरासत से, गांधी की विरासत से, सारे स्वाधीनता आंदोलन की विरासत से सीखना है, क्योंकि साम्राज्यवाद
उस क्लासिकल अर्थ में जरूर खत्म हो गया है, लेकिन नव साम्राज्यवादी ताकतें अभी भी मौजूद हैं और एशिया और अफ्रीका जिसमें भारत प्रमुख है उसको अपनी जकड़ में लेने की पूरी कोशिशें वो फिर से कर रही हैं। ऐसे में नेहरू की लेगेसी का केवल राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय महत्व है और इस बात को आम लोगों तक पहुंचाना ये आपका कर्तव्य है।